नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का दिन काफी अहम, क्योंकि आज दिल्ली में बड़े कर्मचारी संगठन जो है नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी नेशनल काउंसिल जो स्टाफ साइड का है, जो जीसीएम के नाम से आप जानते हैं, उसकी बैठक में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के लिए साझा ज्ञापन यानी जो है मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग के अध्यक्ष जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। अब क्या है प्रमुख मांगे, डिफेंस कर्मचारियों की खास मांगे क्या हैं और पोस्टल एम्प्लॉयज़ की मांग, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद चर्चा करेंगे जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉर की बड़ी चेतावनी की, और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत के स्मार्टफोन बाजार की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच हलचल तेज हो गई। सरकार की ओर से जब से 8वें वेतन आयोग को लाने की घोषणा की गई, तभी से समय समय पर जो है कर्मचारी संगठन अपनी डिमांड लगातार जो है सरकार को भेज रहे हैं। इसी उद्देश्य से जो है बड़े कर्मचारी संगठन आज दिल्ली में नेशनल काउंसिल जीसीएम की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के लिए साझा मांगों को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो चर्चा है प्रवीण सर, वो है जो 3.25 फिटमेंट फैक्टर को लेकर और 7% सालाना इंक्रीमेंट को लेकर। ओवर टू यू, बड़ी मांग है, लेटेस्ट अपडेट क्या है प्लीज़ बताएं। नहीं देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरी गतिविधि में 8वें वेतन आयोग को लेके और उसमें सैलरी हाइक को लेके है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो अलग अलग सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनरों के संगठन हैं, उनकी दिल्ली में जो है एक बड़ी बैठक है, और वो एनसीजेसीएम के तत्वावधान में या उनके अंडर में बैठक होने जा रही, जहाँ पे जो अलग अलग इन संगठनों की मांगें हैं उन पर चर्चा की जाएगी, और एक जैसा आपने बताया कि एक कॉमन मेमोरेंडम, एक साझा जो है डिमांड जो है वो क्या रह सकती है, उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी की है जो बैठक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग के गठन, उसकी टर्म्स जो ऑफ रेफरेंस थे वो, और बाकी तमाम चीज़ों, सरकार के बयानों और संसद में दी गई जवाब के बाद पहली बड़ी गतिविधि अब चालू होती दिखाई दे रही, जहां वास्तविकता में कर्मचारियों की मांगें जो है वो आयोग तक पहुंचेंगी, और उसके बाद कंसल्टेशन की एक प्रक्रिया विशाल चलिए शुरू होगी। सर, सबसे पहले चर्चा करते हैं जो सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। सर, अब 2.57 था 7th पे कमीशन में, उसके बाद कहा गया कि 2.86 से नीचे तो हम लेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद जो चर्चा चली कि 1.92 तक भी चली, 2.25 तक भी चली सर, लेकिन अब जो है ताज़ा जो डिमांड आई है वो एकदम 3 के लेवल को भी पार करता हुआ दिख रहा है, 3.25। अब क्या लगता है सर, पहले आप अपना एक ओपनिंग रिमार्क दीजिए इसको लेकर। नहीं देखिए, बीच में हम लोगों ने कई बार इस बात को का जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिमांड्स को, या थोड़ी अपनी जो मांग, जो ऊंची जो 2.86 की जो मांग चल रही थी, उसको थोड़ा टोन डाउन करते हुए कर्मचारी संगठन दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आया कि साहब 2.25 2.5 तक भी हो जाए तो ठीक है। अब अचानक से जो मांगें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 3.25 का फिटमेंट फैक्टर जो है रहे, और अलग अलग संगठनों की तकरीबन इसी तरह के जो है वो डिमांड है फिटमेंट फैक्टर को लेके। ये एक बड़ा मैं ये कहूँगा कि चेंज है इंस्टेंस में या रुख में जो कर्मचारी संगठन हैं उनके, जहाँ पे उन्होंने अपनी डिमांड को एकदम और ऊपर लेकर चले गए हैं कि हमको इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो 3.25 का फिटमेंट फैक्टर होने का मतलब है कि 3.25 गुना सरकारी कर्मचारियों की सैलरी विशाल बढ़ चलिए जाएगी। सर, एक और डिमांड है सर कि सालाना जो इंक्रीमेंट है उसको कहा जा रहा है कि अभी जो 3% के आसपास जो है सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, उसको कहा जा रहा है कि या तो आप इसको साल में 2 बार कर दीजिए, और नहीं तो साल में एक ही बार जो है आप 7% का इंक्रीमेंट दे दीजिए। इस मांग को आप कितना जायज़ मानते हैं या क्या सही है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक बार में आपका 3-3.25 गुना सैलरी बढ़ने की बात है, या जो बाद में आयोग तय करे और सरकार जिस चीज़ पे राजी हो, उसके साथ आपका जो 7% का एनुअल इंक्रीमेंट की मांग करें, मुझे लगता है कि सरकार के लिए इतना दे पाना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ा चंक सरकार का पहले ही जाएगा। ये बात सामने आई चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किए जाने की बात आ चुकी है सामने। तो अब आप समझिए कि सरकार का एरियर और उसके बाद सरकार के हर महीने का जो खजाने पर जो बोझ है, उसमें क्या ये 7% की
का इंक्रीमेंट दे पाने की सरकार की हैसियत होगी या नहीं। जी, चलिए सर, और भी कुछ कुछ जो मांगे हैं उनको जो है हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि परिवार की जो यूनिट है उसको 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। अभी सैलरी और फिटमेंट में की जो कैलकुलेशन है उसमें जो है 3 परिवार को जो है यूनिट मानी जाती है। मांग है कि इसे 5 किया जाए। अब माता पिता को भी जो है शामिल किया जाए। कहा जा रहा है कि अगर यूनिट 5 हो जाएगी सर तो बेसिक सैलरी जो है लगभग 66% तक बढ़ सकती है, ये बात कही जा रही है सर। फिर इसके अलावा कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट पर जो है लीव इनकैशमेंट है वो जो 300 से जो है बढ़ाकर 400 दिन किया जाए। मेडिकल अलाउंस पे भी जो है भारी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जहाँ CGHS अस्पताल नहीं है वहाँ अभी जो है 1000 रुपये प्रति माह जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है। इस मांग को कहा जा रहा है कि 1000 वाले को सीधे 20,000 कर दिया जाए, ताकि जो है खासकर गंभीर बीमारियाँ हैं अगर हो जाती है तो उसको जो है कहा जाए। लेकिन चलिए सर, ये तो बात हुई एक कर्मचारी संगठन की। अब लौटते हैं डिफेंस कर्मचारियों की जो खास मांग है उसको भी समझा जाए तो उसमें भी मोटा मोटी कुछ कुछ जो है सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन इनकी मांगों में एक अलग चीज़ ये लगा कि इंटरनेट जैसे जो टेक्निकल खर्च हैं उसके लिए 10% का अतिरिक्त भत्ता हो, अधिक जो है खाद्य वस्तुएं शामिल की जाए, जो महंगाई वाले जो इंडेक्स है उसमें 30 साल में जो है 5 गारंटीड प्रमोशन की बात कही जा रही है। और सबसे अहम मांग जिस पे मैं आपसे जो है खास जो है टिप्पणी चाहूँगा, NPS और UPS खत्म कर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बहाल की जाए। अब मतलब OPS हर एक के मेमोरेंडम में है सर। हाँ बिल्कुल, पुरानी पेंशन को लेके जो अपना रुख है असल में उससे कर्मचारी संगठन पीछे नहीं हटना चाहते। भले इस चीज़ को लेके सरकार बार बार इनकार कर चुकी है कि साहब आप वो स्थितियाँ भूल जाइए जहाँ पे कि किसी भी तरह से OPS की वापसी होगी, लेकिन कर्मचारी संगठन इस पर अडिग हैं। अब क्या ये 8वें वेतन आयोग जो है उसमें आएगा, उनकी चर्चा में आएगा पुरानी पेंशन को लेकर आने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुरानी पेंशन को लाना 8वें वेतन आयोग के कामकाज के दायरे में विशाल है। जी जी, आपने ये डिमांड रखी, लेकिन एक और बड़ी डिमांड भी यहाँ पे है कि LTC जो है उसको भी कैश में दिया जाए। उसको आप जो वैसे देते हैं कि आप साहब टिकट के रूप में एयरलाइंस या ट्रेन के, तो बोले कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो तुरंत ट्रेन या प्लेन के टिकट बुक करा पाएँ, और ऐसे में उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ता, तो वहाँ उस स्थिति में कैश दिया जाए। दूसरी जो बड़ी बात, जो 20,000 रुपये के मेडिकल अलाउंस की बात है, सीधे 1000 से 20,000 बिल्कुल, और 66% जो 3 से 5 फैमिली यूनिट, इस सबको अगर आप समराइज करेंगे तो एक बड़े बोनांजा की बेसिकली जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो दरअसल सरकार से मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के पास इतने वित्तीय क्या साधन हैं, क्योंकि यही चीज़ें, और राज्य सरकारें भी इसको बहुत कीनली वॉच कर रही होंगी कि क्या निकल कर आता है केंद्र सरकार के इस पूरे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में, क्योंकि जो यहाँ निकल कर आएगा तकरीबन वैसा का वैसा, हल्का ट्विक होता है सर, बहुत मामूली, उसको एज इट इज़ आपको राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करना पड़ेगा। और आप समझिए कि केंद्र सरकार तो फिर भी, केंद्र सरकार के पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, बड़ा पूल है, पैसे भी ज़्यादा आते हैं, तो केंद्र सरकार तो किसी तरह से अपने कर्मचारियों के लिए मान लीजिए व्यवस्था कर भी ले। राज्य सरकार जो बड़े कर्ज में दबे हैं, क्या वो इतना लंबा चौड़ा बजट सैलरी और पेंशन के लिए आवंटित कर पाएंगे? ये सर अभी का जो माहौल चल रहा है सर, अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें कई राज्यों के पास जो है, कई राज्यों का मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उनके जो अभी है बजट का सीज़न चल रहा है, तमाम राज्य अपने अपने जो बजट पेश कर रहे हैं। कई राज्यों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन 1-2 राज्यों का मैं देख रहा था डेटा, 4.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट है और 5 लाख करोड़ का कर्ज है एक राज्य पर। ये स्थिति है। नहीं तो बिल्कुल ये सिचुएशन है। और उसमें देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है फ्रीबीज को लेके कि क्या आप फ्रीबीज किस तरह से, जिस तरह से दी जा रही हैं, और दूसरा जो बड़ी बात आ जाती है कि साहब एक लार्ज चंक जो है वो सैलरी और पेंशन में यहाँ चला जाता है, उसके बाद जो विकास के काम हैं, जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, जो पुलिया नाली बनाने का काम है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज देने का है, या जो एजुकेशन पे खर्च है, ऐसी जो बुनियादी ज़रूरतों वाली चीज़ें हैं वहाँ, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है राज्यों का, वहाँ पे फिर राज्य पिछड़ते हुए विशाल दिखाई देते हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है सर, अब वो क्या मामला है, उसको भी थोड़ा आप आसान भाषा में हमारे साथ समझाइए। अब एक मांग ये आ रही है इस पूरी कहानी में कि साहब जो अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग ग्रेड हैं, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर अलग अलग
रहें, ताकि जो कम सैलरी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सके यहाँ पे। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जो हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने हाल ही में बाजार को लेकर बड़ा अलर्ट दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात जो है 2005 और 7 जो है 2005 से 7 के बीच में जो है वैसा लग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 2008 की बड़ी मंदी से पहले का था। उस समय भी बाजार में जो है ज़बरदस्त तेज़ी थी और लगभग जो है हर कोई पैसा कमा रहा था, लेकिन अचानक जो है हालात पलट से गए। प्रवीण सर, इसके अलावा उन्होंने जो है राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बूट्स की बात कही है। अब ये बड़ा थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड लग रहा है सर, तो मैं समझा कि आपको ही जो है आपका रुख किया जाए। क्या एक कह रहे हैं मार्केट्स को लेकर, और हाल फिलहाल में सर भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से, खासकर मैं आईटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास कुछ डेटा है सर, मतलब 2008 जैसी क्राइसिस वाली बात आ गई। निफ्टी आईटी जो है अगर मैं समझूं तो फरवरी महीने में 21% टूट गया, और ये ऐसा हालात था जब 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, सब प्राइम क्राइसिस, उस समय ऐसा टूटता हुआ दिख रहा था। एक इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई एंथ्रोपिक को। एंथ्रोपिक का लेटेस्ट डेटा ये आया है सर कि 34 लाख करोड़ की कंपनी बन गई वैल्यूएशन वाइज। इनकी उत्पत्ति हुई है मात्र 5 साल पहले, और तमाम जितने भी आईटी दिग्गज हमारे यहाँ बने, इन्फोसिस ले लीजिए, आप विप्रो ले लीजिए, ये लोग हाँ उन सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली। पूरी कहानी है क्या, मसला समझाइए बॉस। नहीं, एंथ्रोपिक का और कोबोल वाली जो इश्यू है, जिसमें बताया ये जाता है कि 95% जो कोडिंग है सारी वो कोबोल के जरिए है, और एंथ्रोपिक ने कहा है कि उसने इस कोबोल को जो लैंग्वेज एक है, उसने कहा कि उसने इसको मॉडर्नाइज करने का तरीका ढूंढ लिया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो अब एआई के ज़रिए किया जा सकता है। और जो कोबोल की एक लाइन को लिखने में, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें $12 से $15 का खर्च आता है, उसको एंथ्रोपिक का जो क्लाउड सर्विस है, जो एआई मॉडल है, वो उसको घटाकर सिर्फ और सिर्फ $2 पर लाइन पर लेकर आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा दरअसल आईटी सेक्टर में एक बड़ा डिसरप्शन विशाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसका भी अगर चार्ट दिखा दे तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि एंथ्रोपिक वाला मामला, ये आपसे काफ़ी दिन के बाद चर्चा हो रही है सर इस मुद्दे पर। एंथ्रोपिक है क्या सर, इसको बहुत आसान भाषा में समझाए। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, मान लीजिए जिससे मुखातिब नहीं होते हैं इस वर्ड को, इसको बहुत स्ट्रीमलाइन करके समझाइए है क्या। नहीं, देखिए, एक इनका एआई मॉडल है क्लाउड करके एंथ्रोपिक का। अब उसके जरिए पूरा, जिस तरह चैट जीपीटी आए, जिस तरह से परप्लेक्सिटी आए, जिस तरह से ग्रोक जो ट्विटर का या एक्स का जो एलन मस्क की कंपनी का एआई टूल है, इसी तरह का एक टूल है, लेकिन इसने पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो उसका पूरा तरीका बदलने का जो बड़ा रेडिकलाइज करने की यहाँ पे वो दिखाई देती है जी। और इसकी मार पूरी दुनिया भर के ग्लोबल आईटी इंडेक्स पर बिल्कुल आईटी स्टॉक्स पे दिखाई दे रही, क्योंकि लग ये रहा है कि जो ट्रेडिशनल, और मैं आज ही एक बयान पढ़ रहा था एचसीएल के जो सीईओ हैं उनका, सीवी विजय कुमार हैं उनका, वो ये कह रहे थे कि ये टाइम बड़ा पेनफुल है। कैसे खुद को जो एआई पे नॉर्मल, आप एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, उससे सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, उससे आपको एआई में ट्रांजिशन करने का जो पूरा तरीका है, या पूरा जो ये जो दौर है, ये बेहद दर्दनाक या पेनफुल है। तो उसी पेन को पूरी आईटी सेक्टर या पूरा आईटी इंडस्ट्री इस वक्त विशाल झेल रहा है। जी, तो उससे जो है कि आईटी इंडेक्स में बड़ी सारी मार पड़ती हुई दिख रही है सर। आगे भी कहा जा रहा है कि 1-2 महीने, मैं मार्केट के शो भी कर रहा था सर, उसमें मैंने एक मार्केट एक्सपर्ट से बात भी की, तो वो कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अब तिमाही दर तिमाही आधार पर जो नतीजे आते हैं उस समय तक आपको रुकना पड़ेगा। अगर आईटी इंडेक्स में अगर आपको दाव लगाना है, या देख भी रहे हैं, अगर प्लान कर रहे हैं, या गिरावट थमने की बात जो आ रही है, तो कहा जा रहा है कि एक तिमाही और बीत जाने दीजिए, उसके बाद कुछ हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। मुझे लग रहा है कुछ वक्त पहले, या कुछ वक्त क्या, आप साल भर पहले, साल सवा साल पहले की बात देखेंगे, तो जो आईटी सेक्टर के जो से जुड़े लोग थे, जो जानकार थे, और बाकी तमाम लोग कह रहे थे कि एआई से आईटी सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, ये एक पॉजिटिव वो है। अब सिचुएशन ये है कि उसी एआई ने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की ऐसी तैसी कर रखी है, यानी हालत खराब कर रखी है। लेकिन बस बीच में तो ये भी खबरें आई कि कई कंपनियां, जो हमारी जो भारतीय कंपनियां, उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ हाथ भी मिलाया। क्या ये डर के मारे किया गया है? नहीं, या देखिए, एआई पे जाना सबको पड़ेगा, और सारे के सारे जितनी आईटी कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से एआई में अपनी
एक एज हासिल करें, एक बढ़त हासिल करें। अब कौन कितना सफल हुआ, क्या लेट हो गई भारतीय कंपनियां, क्या उस तरह के मॉडल डेवलप नहीं कर पाए ग्लोबल लेवल के, ये एक बड़ा, क्योंकि भारत दुनिया भर का आईटी हब माना जाता है, आईटी सर्विसेज का। कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली जो है वहाँ अमेरिका में, उसको डेवलप करने में हम ही लोग कहाँ थे। तो भैया हम लोग कहाँ R&D में पीछे रह जाते हैं, हम क्यों नहीं एंथ्रोपिक जैसा चीज़ बना पाते हैं बॉस? ये स्ट्रक्चरल सवाल है, और ये सवाल फिर वहीं जो AI सबमिट हुई अभी, वहाँ जो AI वाला जो रोबोट जो डॉग था, उससे अगर आप इस कहानी को फिर जोड़ेंगे तो वो फिर लंबी एक चलिए सर, फिर लेकिन लौटते हैं, एक सवाल को अधूरा भी छोड़ते हैं, लेकिन सर जेमी डिमॉन साहब पर लौटते हैं। इन्होंने कह दिया सर कि शेयर बाजार जो है टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी खबरों पर अब बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन इसको लेकर वो बड़े चिंता जता रहे हैं। कह रहे हैं कि एसेट की कीमतें काफ़ी ऊंची हो चुकी है, ऊंची कीमतें जो हैं सुरक्षित होने का संकेत नहीं देते, बल्कि कभी कभी जो है जोखिम बढ़ने का भी संकेत दे देती हैं। तो जेमी डिमॉन साहब वाले मामले को कैसे देखें सर? नहीं, देखिए, उन्होंने मौजूदा जो हालात हैं इसकी तुलना की है 2008 की क्राइसिस से, और उसके ठीक पहले 2005 से 7 के बीच में जिस तरह के हालात थे, उनका कहना यह है कि मौजूदा हालात तकरीबन वैसे हैं। तब असेट्स के प्राइस ज़्यादा थे, लोग दनादन लोन ले रहे थे बिना इस बात की परवाह किए कि ये पैसा क्या वो चुकाने की हैसियत में है या नहीं। और इसी पूरी जो एक जो टाइड है, जो लहर है, उसके बूते मार्केट्स जो है वो आसमान पर चढ़ रहे थे। सबको लग रहा था सब बढ़िया रहेगा, इसके आगे कोई रिस्क है नहीं जी। और उसके बाद 2008 की क्राइसिस आई, जहाँ पे पूरी अमेरिका से शुरू हुई क्राइसिस पूरे के पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया एक बड़े रिसेशन में चली गई। जी। अब तकरीबन वैसे ही हालात हैं मार्केट्स में। जो टाइड की जिसकी बात की है उन्होंने, उसमें उनका कहना ये है कि इस टाइड में सबको लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बाजार में रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ही रिस्क छिपे हुए हैं, और जब ये रिस्क निकल कर आएंगे तो एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है दुनिया भर के मार्केट्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए। विशाल, ओके सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कमोडिटीज़ को लेकर भी आपसे मैं तमाम सवाल पूछता रहता हूँ। अगर ऐसा होता है सर, मार्केट में अगर ऐसी स्थिति आती है, तो जिस सोने और चांदी की कीमतों में जो हम लोग थोड़ा ठहराव आता हुआ दिख रहे हैं सर, 29 तारीख की बात थी जब 4,20,000 के आसपास था चांदी, 2 लाख के करीबन पहुंच चुका था सोना। अब वहां से तो हल्के हुए हैं, लेकिन क्या फिर इनमें रैली आती हुई दिखेगी, फिर इनमें तेज़ी आती हुई दिखेगी मार्केट्स अगर गिरेंगे तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स अगर क्रैश होते हैं या बड़ी कोई क्राइसिस दिखाई देती है, तो फिर जो सेफ हेवन के तौर पर जो असेट माने जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर भी, वहाँ पे जाहिर तौर पर वहाँ पे लोगों का रुझान, क्योंकि जो आखिर आपको रिटर्न फिर मिलेंगे कहाँ पे, तो फिर लोगों का भरोसा इस तरफ फिर से शिफ्ट हो सकता है। लेकिन प्राइसेस असल में कमोडिटीज़ के भी इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि जो आम लोगों की पहुंच से दरअसल बाहर हैं। तो क्या ये क्राइसिस में ये भी टिक पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों में डर भी फिर तब बहुत ज़्यादा होगा कि आखिर आगे होगा क्या। और इसी एक और बात का जो जिक्र किया है कि कुछ लोग, कुछ फाइनेंशियल फर्में जिस तरह से रेकलेस तरीके से जो कहा है इन्वेस्ट कर रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें उन्होंने AI का भी जिक्र किया। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत का स्मार्टफोन बाजार जो है इस साल एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। चिप की कमी, रुपए की कमजोरी और मोबाइल के पार्ट्स की बढ़ती कीमतों ने कंपनियों और कस्टमर्स दोनों की मुश्किलें जो है बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं सर कि फ़ोन की बिक्री जो है घट सकती है, कीमतें लगातार ऊपर जा सकती हैं, और तो ये भी कहा जा रहा है सर कि 2026 में अगर मोबाइल फ़ोन खरीदने का अगर आप मन बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो जोर का झटका लगने वाला है। क्या है ये पूरा मामला सर? ओवर टू यू, समझाइए। नहीं, देखिए, मोबाइल फ़ोन का जो मार्केट है विशाल, अब उसमें 2-3 ट्रेंड बड़े नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर भारत के लिहाज से। और जो IDC का डेटा जो आया है, लेटेस्ट डेटा आया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो क्या स्टैग्नेंट होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा जो बड़ा जो एक डर दिखाई दे रहा, वो ये दिखाई दे रहा कि क्या 12 से 15% का शिपमेंट जो है वो यहाँ कम होता हुआ पिछले साल के मुकाबले दिखाई देगा। ट्रेंड ये पिछले साल भी था, जब एक बिल्कुल फ्लैट सी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी थी भारत के मोबाइल मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ 0.5% की ग्रोथ रही थी। और तब जो है मैं अगर तब का डेटा अगर देखता हूँ तो 144 जो है करोड़ जो है फ़ोन उनकी बिक्री यहाँ पे विशाल हुई थी जी।
2025 में 15.2 करोड़ मोबाइल की बिक्री हुई थी इस साल। 152 मिलियन यूनिट। हाँ, और इस साल ये घट के जो है 14.4 करोड़ रुपए के करोड़ फ़ोन के आसपास ही रह सकता, 12-15% की गिरावट का शिकार हो गए। ये एक बड़ा यहाँ पे, और इसमें एक बड़ी बात जो कंपोनेंट्स की या चिप्स की बात कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि ये एक आर्टिफिशियल जो है वो सप्लाई क्रंच यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रिएट किया जा रहा है विशाल जी। सर लेकिन जो दिक्कत वाली बात ये है सर कि कहा जाता है कि पहले अनुमान था कि 4% की बढ़त होगी, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि सर 12 से 15% का डिक्लाइन आ जाएगा। इसके पीछे क्या जो मैं कारण बता रहा हूँ कि शॉर्टेज ऑफ द चिप और रुपए में उतार चढ़ाव, क्या कोई और अहम फैक्टर्स है सर? नहीं, बिल्कुल जो बड़ा फैक्टर है वो यही है कि कंपोनेंट्स की शॉर्टेज है, रुपए का जो वॉलेटिलिटी है ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है। एक कंज्यूमर्स का बिहेवियर भी यहाँ पे जो बदलता हुआ ट्रेंड नज़र आ रहा है वो है, और इसको ये बताया जा रहा है कि जो सप्लाई का जो क्रंच है ये 2027 के मतलब जून तक ही ख़त्म हो पाएगा, उससे पहले इस सप्लाई क्रंच के ख़त्म होने के भी आसार नज़र नहीं आ रहे। तब 1 साल तक दिक्कत देखने को मिलेगी। 1 साल तक कम से कम भाई आप 2026 पूरा 2027 का लगभग आप समझ कर चलिए कि 1.5 साल का एक पीरियड ऐसा है जहाँ पे कि स्मार्टफोन मार्केट के लिए मुश्किलें रहने वाली हैं। चलिए अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि किन फ़ोनों पर जो है ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो सर कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स पर जो है ज़्यादा दबाव है। कहा जा रहा है कि सस्ते और जो मिड रेंज के जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनकी बिक्री जो है उस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखेगी। अब खासकर कहा जा रहा है कि $200 यानी लगभग इसको कन्वर्ट करें बस तो 16,000 से 17,000 के बीच के रेंज की जो फ़ोन है वो ज़्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है। अच्छी बात यह है कि आईफोन मजबूत टिके रहेंगे, आईफोन की दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं, तो इसको वही मैं जो बात कह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो कंज्यूमर बिहेवियर है या जो ट्रेंड है लोगों के खर्च करने का तरीका है, पैटर्न है, वो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब आप समझिए कि आईफोन जैसे या प्रीमियम जो फ़ोन हैं वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यूज करने वाला तबका है वो वहाँ पे स्थिर है। इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? इम्पैक्ट बिल्कुल एंट्री लेवल या मिड लेवल के जो भारत में फ़ोन बिकते हैं असल में उस तबके पे लग रहा है, जहाँ पे कि लोग अब जो सप्लाई चेन का जो क्रंच आ रहा है, जो कंपोनेंट का क्रंच आ रहा है, उसकी वजह से जब कीमतें बढ़ेंगी, जो कि बढ़ना तय है, वहाँ पे लोगों की खरीदारी फिर प्रभावित हो सकती है। छोटे 10,000 15,000 रुपए की जो फ़ोन खरीदते हैं लोग, उनको अब ज़्यादा कीमतें यहाँ चुकानी पड़ सकती हैं। नहीं, कई बार हम लोग मनी सेंटर में सर टेलीकॉम कंपनियों की भी कहानियाँ करते हैं, तो मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला चिप, तो वहाँ भी जो है कीमतें, जो माफ़ कीजिएगा मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला जो सिम है वहाँ भी उसकी कीमतें बढ़ने वाली है, टैरिफ प्लान्स बढ़ने वाली है, मोबाइल की भी तो कीमतें बढ़ ही रही है। और कई कंपनियाँ सर, मेरे पास रिपोर्ट है, नवंबर से ही कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है और फरवरी में भी इन्होंने दाम बढ़ाया। लिस्ट है सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, श्योमी, ये तमाम लोग जो हैं। इसी वजह से मोबाइल कंपनियां भी अब एंट्री लेवल फ़ोन्स की बजाय भारत के मार्केट में थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट लेकर आने पर जोर दे रही हैं जी, जहाँ पे कि ज़्यादा फीचर मिले, ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो। खास तौर पे एआई को लेकर आने की बात कर रही हैं और एआई के जरिए एक तरह से उसके एआई फीचर्स के नाम पर ये कहें कि आपसे ज़्यादा पैसा वसूलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। चलिए सर, इस कहानी में सर एक ट्रिपल थ्रेट की बात कही गई है सर। कहा गया कि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बाजार 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है सर। पहला, लगातार बढ़ती कीमतें, दूसरा सप्लाई की कमी और तीसरा ग्राहक जो है खरीदने में देरी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रिटेलर्स ज़्यादा पैसा लगाकर स्टॉक तो बेचारे रख ले रहे हैं, लेकिन खरीदार ही बेचारे के पास नहीं आ रहे हैं, तो उनका पैसा फंसा हुआ है, उनका धंधा नहीं हो पा रहा, उनकी रोजी रोटी पर भी आफत है। इसको कैसे आप देख रहे हैं ट्रिपल? नहीं, बिल्कुल, देखिए कंज्यूमर का बिहेवियर है और बदलता हुआ, और दूसरी जो कीमतों का बढ़ना है जी, यहाँ पे ये एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है जो बिल्कुल एंट्री लेवल का फ़ोन खरीदना चाहते हैं। तो ये फिर खतरा पूरे के पूरे जो स्मार्टफोन मार्केट है, और उसी में वो बात निकल कर आती है कि साहब अब क्या सस्ते फ़ोन जो है उनका धीरे धीरे दौर ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। महंगे फ़ोन ही मार्केट में अब टिक पाएंगे, भले ही भारत का मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव है, अफोर्डेबल मार्केट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अब कंपनियाँ इस लेवल से आगे बढ़ने, क्योंकि आपका एक तो कंपोनेंट महंगे, चिप की शॉर्टेज, आर्टिफिशियल हो या जिस भी तरह से मान लीजिए, उसके चलते कंपनियाँ किसी न किसी तरह से
प्राइस हाइक करने के मोड में बनी हुई है। सर जो भी बड़े कारण मैं समझ पाया इस कहानी के, एक तो कहा जा रहा है कि चिप का शॉर्टेज, तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि भारत सरकार भी तो लगातार कई प्रयास कर रही है कि जो चिप का शॉर्टेज, जो चाइनीज रेयर अर्थ तो मैग्नेट भारत तो मिनरल्स, शुरुआत कर रहा है ना अभी। भारत Preliminary में stage में। भारत की बनी चिपें भारत के बने फोन्स में लगकर उनका इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू हो, उसमें अभी वक्त लगेगा। तब तक चिप्स की बल्क जो सप्लाई है वो आपकी चाइना से, वियतनाम से, ऐसे ताइवान, ऐसे देशों से ही यहाँ पे चिप की सप्लाई हो रही। तो ये भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनमें भारत की चिप लगने में अभी विशाल वक्त लगेगा। अभी तो ज़्यादातर प्लांट शुरू हो रहे हैं। हम लोगों ने छटपटाहट भी देखी सर, फाडा का स्टेटमेंट भी देख लिया जब कहा गया कि जो चिप शॉर्टेज की वजह से या चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स की जो है सप्लाई को लेकर जब चिंताएं आई तो कहा गया कि भाई यहाँ तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा, गाड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। तो रैम्पेंट जो है इस विषय पे जो है काम करने की बहुत ज़रूरत है सर। चलिए सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।